सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी का कंसिस्टेंटली डिमांड आ रहा था कि सर बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं जैसे इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट फर्स्ट और सेकंड, इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सर इन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी हमको प्रोवाइड करिए। तो डेफिनेटली टारगेट सेमेस्टर हमेशा से आपकी डिमांड को कंप्लीट करते हुए आया है, तो फिर से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ऑलरेडी आपका एक सारथी बैच आपके टारगेट गुरुकुल ऐप पे आपका इंतज़ार कर रहा है। जस्ट ए 249, मात्र 249 रुपये में आप बाईलिंगुअल लेक्चर्स को पा सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में हमारे लेक्चर्स होते हैं, हमारे कंटेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग में से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सारथी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए। चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी के हों, कानपुर यूनिवर्सिटी के हों, या फिर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के हों, आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को, आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भी हों, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक कस्टमाइज कोर्स बनाया गया है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का। तो जल्दी से जाइए, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से सारथी को ज्वाइन करिए। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए भी और आपके इस सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट का पहला ओरिएंटेशन लेक्चर शायद यूट्यूब पे आपने देखा होगा, और उस लेक्चर से काफ़ी प्रेम और काफ़ी सपोर्ट आप सभी का दिखा है, इसीलिए दूसरा लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स पूरा का पूरा लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इनकम टैक्स के 3-4 लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल सकते हैं, सारे लेक्चर्स आपको सारथी में मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे मिले, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमको फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के लेक्चर चाहिए, हमको फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर चाहिए। जो भी आपकी डिमांड आएगी, जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी उतने ही जल्दी आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। चलिए, तो आज हम इनकम टैक्स का सेकेंड लेक्चर जो आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे कंसेप्ट्स। एक तरह से आप इसको वन शॉट रिवीजन वीडियो भी कंसीडर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड टैक्सेयर शब्द से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब टू एस्टिमेट या टू वैल्यू होता है। ध्यान से, जो टैक्स शब्द है, हिंदी में जो कर शब्द है, वो एक लैटिन शब्द से डिराइव हुआ है। लैटिन शब्द कौन सा है? टैक्सेयर, TAXARE। और इस शब्द का मतलब होता है एस्टिमेट, यानी आकलन करना या किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। टू एस्टिमेट और टू वैल्यू। पहला एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि टैक्स शब्द किस शब्द से डिराइव हुआ है, तो टैक्स शब्द एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन सा लैटिन वर्ड है? टैक्सेयर लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? टू एस्टिमेट और टू वैल्यू। चलिए, अब एक टैक्स क्या होता है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन होता है। क्या होता है? टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन होता है जो हमारे देश की सरकार हम पे लगाती है। आप इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी भी कह सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारे देश की सरकार हमारे देश के सभी नागरिकों पे एक वित्तीय बोझ डालती है, जिसको हम टैक्स कहते हैं। वित्तीय बोझ क्यों कहा जा रहा है टैक्स को? क्योंकि टैक्स किसी को पे करने की इच्छा नहीं होती है। नो वन वॉन्ट्स टू पे टैक्स वॉलंटरीली। कोई भी इंसान स्वेच्छा से टैक्स नहीं पे करना चाहता है, क्योंकि पैसा जो है बड़ा मुश्किल से इंसान कमाता है। वेरी हार्ड अर्नड मनी है आपका। आपने 30 दिन काम किया तो आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिले, साल भर में 12 लाख आपको मिले, तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि काम आप करें और उसका बेनिफिट आप सरकार को दें। इसीलिए कहा जाता है कि टैक्स कभी भी वॉलंटरी हो ही नहीं सकता है। टैक्स एक मैंडेटरी है और एक फाइनेंशियल बर्डन है। ये कभी भी इंसान इच्छा से नहीं पे करता है, क्योंकि ये कंपलसरी है तो आपको पे करना पड़ता है। दूसरी चीज़, टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है, इससे इंसान पे एक वित्तीय बोझ बढ़ता है। और ये कौन इम्पोज करता है? टैक्स कोई नहीं लगा सकता है। ऐसा नहीं कि टैक्स हम लगा दें, आप लगा दें, टैक्स कोई भी लगा दे, जिसको मन किया वो टैक्स लगा रहा है। पहले वसूली का एक कंसेप्ट हुआ करता था, तो ये जो वसूली वाला कंसेप्ट था बड़ा ही इलीगल था। तो टैक्स जो इम्पोज करने का राइट है, लीगल राइट जो है, वो केवल देश के सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट भी जब चाहे तब एक टैक्स नहीं ले सकती है, उसके लिए उसको एक एक्ट पास करना पड़ता है। अगर वो एक्ट पास करती है, उसके बाद ही वो टैक्स ले सकती है। ठीक है, चलिए, तो टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन होता है, एक
आप कह सकते हैं वित्तीय बोझ हो चाहे तो हमारे देश की सरकार हमारे ऊपर लगाती है, और हम इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी भी कह सकते हैं। समाज में रहने के लिए जो खर्च हम करते हैं वो एक प्रकार से टैक्स हो सकता है। अब क्योंकि आपको समाज में रहना है, आपको सोसाइटी में रहना है, तो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, रोड्स मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा मिलता है, आपको पानी मिलता है, बिजली मिलता है। ये सारी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं उसके पीछे खर्चा होता है सरकार का। जिस रोड पे आप चलते हैं उस रोड को बनाने में पता नहीं कितने करोड़ लगते हैं। जो बिजली आप यूज़ करते हैं उस बिजली को आपके घर तक पहुंचाने में पता नहीं कितने पोल, खंभे और तार लगते हैं, कितने हज़ारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो वो सरकार कहीं ना कहीं से आपसे वसूलेगी, और वो वसूलने का एक ही तरीका है सरकार के पास, टैक्स लगाना। चलिए, अगर मैं टैक्स की बात करूं तो टैक्स दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको आप लोग इनकम टैक्स ही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, डायरेक्ट टैक्स अलग अलग प्रकार का होता है, मैं भी बताऊंगा डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हिंदी में कर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्टली किसी इंसान पे लगाया जाता है या फिर किसी बिजनेस पे लगाया जाता है। द टैक्स विच इज डायरेक्टली चार्ज फ्रॉम अ पर्सन और अ बिजनेस मैन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स के बड़े ही बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान में इनकम टैक्स ही डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो चुका है। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्टली आपसे नहीं वसूला जाता है, आपसे अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वसूला जाता है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान में टैक्स इंक्लूडेड रहता है। आपको पता होगा जीएसटी के बारे में, जीएसटी का स्लैब रेट भी आपने पढ़े होंगे, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 स्लैब रेट्स होते हैं जीएसटी के, जिसमें आपको बताया गया होता है कि मैक्सिमम जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उस पर 18% का या 12% का जीएसटी लगता है। जैसे कोई भी सामान आप मार्केट में खरीदते हैं तो उस पर एक जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। अब ये जो टैक्स आप पे कर रहे हैं ना, ये आपको पता भी नहीं है कि आप टैक्स पे कर रहे हैं। आप तो गए हैं सामान खरीदने, आप तो गए हैं बिस्किट खरीदने, आपको बिस्किट मिला 5 रुपये का, आप बहुत खुश हैं, आपको लगा कि मुझे 5 रुपये का बिस्किट मिला है, लेकिन ये आपको बात नहीं पता है कि 5 रुपये में 18% देश की सरकार ले रही है, और वो आपका जीएसटी है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उस टैक्स को पे कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। क्या? इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है, इसका जो बोझ होता है, वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो बायर पे लगता है सेलर के द्वारा। जैसे सेलर ने सामान बेचा बायर को, तो जो बायर होगा तो सेलर बायर से टैक्स लेगा। अब देखिए, टैक्स पे करना था सेलर को, क्योंकि सरकार कहती है कि भाई अगर आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो वो टैक्स जो सेलर को देना है, सेलर खुद ना दे के सेलर आपसे वो टैक्स वसूलता है, फिर आपसे वसूल के वो सरकार को देता है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम होता है टैक्स के कलेक्शन का। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्टली किसी पर्सन के इनकम पे चार्ज किया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो इनडायरेक्टली चार्ज किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चार्ज किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जीएसटी या फिर कस्टम्स आप कह सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है इसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन आप, चलिए, एक चीज़ थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेट मी रिपीट वंस अगेन। जो आपका, ध्यान से सुनिएगा, इससे एमसीक्यू भी बनता है कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है। अगर आप पे टैक्स लगा है, फॉर एग्जांपल ए नाम के इंसान पे टैक्स लगा है, तो टैक्स इन्हीं को पे करना है। ये बी को नहीं कह सकते हैं कि मेरी जगह पे तुम टैक्स पे कर दो। लेकिन अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो टैक्स लगाती है सरकार सेलर पे, लेकिन सेलर वो टैक्स खुद नहीं देता है। सेलर वो टैक्स पहले बायर से वसूलता है, कस्टमर से वसूलता है, फिर देश की सरकार को देता है। तो कौन सा टैक्स शिफ्ट हो सकता है, कौन से टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए,
आगे बात करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? गवर्नमेंट टैक्स चार्ज क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट को कमाना है पैसा। गवर्नमेंट आपकी तरह कोई एम्प्लॉय तो है नहीं, गवर्नमेंट आपकी तरह कोई बिजनेस तो कर नहीं रही है कि उसको पैसा आ रहा है। हाँ, हालांकि गवर्नमेंट की भी कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो बिजनेसेस करती हैं, जो पैसा कमाती हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बल्क में पैसा की आवश्यकता होती है। देश में लाखों रोड बनवाने हैं, हज़ारों ब्रिजेस बनवाने हैं, लाखों पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी के जवान हैं, एयरफोर्स के जवान हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ABCD ग्रेड के एम्प्लॉयज़ हैं। उन सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ती है। ये सारा खर्चा आएगा कहाँ से? इसीलिए गवर्नमेंट अपने इनकम के बहुत सारे सोर्सेज डेवलप करके रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती है, IMF से लोन ले सकती है। गवर्नमेंट प्रॉफिट कंपनी, जो आपके गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं, उससे जो प्रॉफिट वो कमा रही है उससे वो यूज़ कर सकती है अपने एक्सपेंस को करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट का इनकम, गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। टैक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो कर होता है ये देश की सरकार के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आय का स्रोत होता है। अगर कर ना हो, टैक्स हो ही ना इंडिया में, तो देश की सरकार को पैसा नहीं मिल पाएगा और देश की सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा देश की सरकार आपसे टैक्स क्यों लेती है। चलिए, अगला पॉइंट है हु इज़ लाइबल टू पे इनकम टैक्स। अब ये इनकम टैक्स देगा कौन? तो इनकम टैक्स हर वो इंसान देगा जो टैक्सेबल इनकम लिमिट के अंदर आता है। मतलब हमारे देश की सरकार ने एक लिमिट तय करके रखी है, एक दायरा बना के रखा है कि जो इंसान इससे ज़्यादा पैसा कमाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बार रीड कर लेते हैं। एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर exceeds the exempted taxable limit is liable to pay income tax in the assessment year at the rate applicable as per Finance Act of this year। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आराम से समझिएगा ध्यान से। देखिए, आपने इनकम कमाया है फॉर एग्जांपल 2022 में, 2021-22 आप कह सकते हैं, 12 लाख का। अब ये जो इनकम आपने 12 लाख का कमाया, इसकी असेसमेंट इस साल नहीं होगी, इसकी असेसमेंट होगी नेक्स्ट ईयर 2022-23 में। इसकी असेसमेंट होगी कि आपने पिछले साल कितना पैसा कमाया है और इस पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो टैक्स हर उस इंसान पे चार्ज किया जाता है जो भी टैक्सेबल, टैक्स के जो एग्जेम्प्टेड लिमिट है उसके दायरे के बाहर आता है और जो टैक्सेबल लिमिट के दायरे के अंदर आता है। ठीक है, उस पर टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है। किस रेट पे चार्ज करती है? तो हर साल हमारे देश में एनुअल फाइनेंस एक्ट पास होता है। क्या? एनुअल फाइनेंस एक्ट पास होता है, जिसको आप लोग बजट के रूप में जानते हैं। 1 फरवरी को जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में पेश करती हैं, वो बजट जो होता है वो दोनों ही सदनों से पास होके फिर प्रेसिडेंट्स का एसेंट लेके वो जो बजट होता है वो एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। उसी को हम एनुअल फाइनेंस एक्ट कहते हैं। तो जो आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है उसमें ये बताया जाता है कि इस साल हम लोग कितना टैक्स का रेट रखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 2022-23 में टैक्स का रेट 15% हो गया आपके इनकम पे, तो जो टैक्स रेट है 15% वो इस साल की इनकम पे नहीं लगेगा, वो पिछले साल की इनकम पे लगेगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स हर वो इंसान पे करता है जो टैक्सेबल लिमिट के बाहर आता है। जो टैक्सेबल लिमिट है, टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड लिमिट है, उसके बाहर आता है और उस इंसान को टैक्स पे करना होता है एज पर द प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ एनुअल फाइनेंस एक्ट। उस साल का जो फाइनेंस एक्ट आया है, उस साल का जो वित्तीय अधिनियम आया है, उसमें जो भी प्रेस्क्राइब्ड रेट है उसके इनकम पे, वो उसको पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में इनकम टैक्स का इतिहास क्या है? इसका एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में बनता है और बना भी है पिछली बार, इस बार भी बन सकता है। ध्यान से, भारत में टैक्स के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम इनकम टैक्स लगाया गया था 1860 में। 1860 में इनकम टैक्स पहली बार भारत में लगाया गया था। किसने लगाया था? सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। किसने लगाया था? सर जेम्स विल्सन। किस लिए लगाया था? क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। आपको पता होगा 1857 की क्रांति से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बड़ा सदमा लगा था, बहुत बड़े पैमाने पे हानि हुई थी, बहुत बड़े लेवल पे लॉस हुआ था। अब उस लॉस को रिकवर करना था,
इसीलिए सर जेम्स विल्सन साहब ने 1860 यानी 1860 में इनकम टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और पहली बार हिंदुस्तान में इनकम टैक्स चार्ज किया गया। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। किस सन में? 1860, 1860 में। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स कब चार्ज किया गया था, तो 1860 में चार्ज किया गया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स एक्ट पहली बार कब पास हुआ, तो 1918 में, 1918 में पास हुआ। फिर इनकम टैक्स एक्ट 1922, 1922 में पास हुआ। फाइनली फिर इन सारे एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया और 1961 में एक एक्ट पास किया गया था जिसको आप पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, और अभी हिंदुस्तान में इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही एप्लीकेबल है। चलिए, तो आई थिंक आपको इनकम टैक्स के इतिहास की कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। ये भी क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, इनकम टैक्स एक सेंट्रल टैक्स भी है, मतलब इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। इनकम टैक्स केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, केंद्र सरकार ले सकती है। ठीक है, चलिए अगला है इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। टैक्स हमेशा जो आपका कैलकुलेट होता है वो आपके टोटल इनकम पे कैलकुलेट होता है, किसी एक इंडिविजुअल इनकम पे कैलकुलेट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है, उसके कमाई के 5 अलग अलग सोर्सेस हैं, तो केवल एक सोर्स पे टैक्स नहीं लगेगा, पांचों ही सोर्सेस को जोड़ा जाएगा और उस पर टोटल टैक्स लगेगा। तो याद रखिएगा, हमेशा इनकम टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे लगता है। किस पे लगता है? टोटल इनकम पे लगता है। चलिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था सेमेस्टर एग्जाम में कि इनकम टैक्स किस इनकम पे लगता है, तो टोटल इनकम पे लगता है। अगला, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स को बताता है। मतलब क्या है? इनकम टैक्स ये कहता है कि बेटा अगर आप ज़्यादा कमाएंगे तो हम आपसे ज़्यादा टैक्स लेंगे और हम आपका टैक्स रेट भी बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 करोड़ कमा रहे हैं तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 10 करोड़ कमा रहे हैं तो आपको 35% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स का रेट है ये बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में जो इनकम टैक्स रेट है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो टैक्स का रेट भी बढ़ता रहता है। चलिए, पांचवा है टैक्स का कुछ एग्जेम्पशन लिमिट दिया गया है। ध्यान से, हिंदुस्तान में टैक्स का कुछ एग्जेम्पशन लिमिट दिया गया है। किसको किसको दिया गया? तो पहला एग्जेम्पशन लिमिट दिया गया है इंडिविजुअल को। कौन सा इंडिविजुअल? जो सीनियर सिटीजन है। अभी सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है लेकिन 80 साल से कम है। अगर कोई ऐसा इंसान है हिंदुस्तान में जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है, 80 साल से कम है और वो साल का 3 लाख रुपए कमाता है, उसका एनुअल इनकम 3 लाख रुपीज़ तक है, तो उसके इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान से, उसके इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स तो लगेगा, जीएसटी लगेगा भाई, वो कोई भी सामान खरीदेगा तो जीएसटी देगा, कस्टम देगा, वो अलग है। लेकिन अगर वो इंसान सीनियर सिटीजन है, हमारे देश का एक ऐसा इंसान है जिसकी उम्र 60 साल से अधिक और 80 साल से कम है, तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना है। कब? जब उसका इनकम 3 लाख तक हो, 3 लाख से अधिक होगा तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, दूसरा है इंडिविजुअल जो सुपर सीनियर सिटीजन है। अब ये सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है? तो सुपर सीनियर सिटीजन यानी जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है। तो कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है, तो उसको अगर उसकी इनकम 5 लाख तक है तो उसको भी टैक्स नहीं देना है। जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है कोई ऐसा इंसान और उसका वार्षिक आय, उसकी एनुअल इनकम 5 लाख तक है, तो वो भी टैक्स के एग्जम्पशन लिमिट में आता है। उसको भी 5 लाख रुपए तक पे कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा है अदर इंडिविजुअल्स। मतलब अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो इनमें कवर नहीं हुआ, या फिर एचयूएफ या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो अदर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिनकी इनकम 2.5 लाख तक है, कितना? 2.5 लाख तक है, 2,50,000 तक है, उनको भी इनकम टैक्स नहीं पे करना है। तो अदर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की इनकम टैक्स की लिमिट क्या है? इनकम की 2.5 लाख। इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन है, उम्र 60 साल से अधिक, 80 साल से कम, उसका है 3 लाख।
इंडिविजुअल जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 80 साल से भी अधिक है उसका लिमिट है 5 लाख इनकम तक का। आखिरी है फॉर्म कंपनी लोकल बॉडी। अगर आप कोई फॉर्म चला रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई लोकल बॉडी चला रहे हैं, और तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला इसका फीचर है कि इनकम टैक्स में सर चार्जेस भी होते हैं। क्या होते हैं? सर चार्जेस। अब आप कहेंगे सर ये सर चार्ज क्या होता है? तो सर चार्ज का मतलब होता है एडिशनल टैक्स। आप कह सकते हैं एक तरह से कि टैक्स पे टैक्स। आपने जो टैक्स दिया है उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, उसको हम सरचार्ज कहते हैं। तो सरचार्ज दिया गया है, उसका भी एक लिमिट है कि कोई ऐसा इंसान, ध्यान से, कोई ऐसा इंसान जो इंडिविजुअल है या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। ध्यान से, इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए सरचार्जेस क्या हैं? तो अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या HUF की टोटल इनकम 50 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है तो इस पे सरचार्ज लगेगा 10% का। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से अधिक है लेकिन 2 करोड़ से कम है तो उस पे सरचार्ज लगेगा 15% का। फिर अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से अधिक है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो आप पे टैक्स लगेगा 25% का। अगेन, अगर आपका इनकम 5 करोड़ से भी अधिक है, किसका? टोटल इनकम, इंडिविजुअल्स का, HUF का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का, अगर इनका इनकम 5 करोड़ से भी अधिक है तो इन पे सरचार्ज लगेगा 37% का। याद रखिएगा 37% हाईएस्ट सरचार्ज है। ठीक है, चलिए, अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म है, कौन है? कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिसकी इनकम पूरे साल की 1 करोड़ से अधिक है तो उसको 12% का सरचार्ज देना पड़ेगा। किसको? पार्टनरशिप फर्म को जिसकी इनकम 1 करोड़ से अधिक है पूरे साल की, उसको 12% का सरचार्ज देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, कौन है? अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है और उसका इनकम 1 करोड़ से अधिक है, 10 करोड़ से कम है, कितना है? 1 करोड़ से अधिक है, 10 करोड़ से कम है, किसकी इनकम? डोमेस्टिक कंपनी की इनकम, तो उसको 7%, कितना? 7% का सरचार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर इस डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 10 करोड़ से भी अधिक हो जाती है तो इसको 12% का सरचार्ज देना पड़ेगा। यानी 7% का सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी को तब देना है जब इनकम 1 करोड़ से अधिक है लेकिन 10 करोड़ से कम है, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज आपका लग जाएगा 12%। ठीक है, चलिए, अगला फीचर है इनकम टैक्स का कि इनकम टैक्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी प्रोवाइड करता है 4% का। अब ये क्या है? ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है? तो सेस का मतलब आप समझ सकते हैं, एक ऐसा टैक्स जो केवल किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सरकार कलेक्ट करती है और उसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कलेक्ट किए हुए टैक्स को खर्च करती है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हिंदुस्तान में 4% का है। चलिए, अगला है फीचर इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन। भाई सब तो हम लोग जान लिए, ये जो इनकम टैक्स एक्ट इतना बड़ा कानून है, इसका प्रशासन कैसे होगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो इनकम टैक्स बहुत ही बड़ा कानून है और हिंदुस्तान में हर इंसान इनकम कमा रहा है तो सब पे टैक्स लगता ही है, लगभग जो भी टैक्स लिमिट के अंदर आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में इनकम टैक्स का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंदर काम करता है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है अंडर CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका काम करता है। चलिए, 9वां फीचर है एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स से कलेक्ट किया गया अमाउंट होता है उसको बाद में, जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है इनकम टैक्स कलेक्ट करने का, कंप्यूट करने का और इनकम टैक्स इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का। तो इनकम टैक्स कलेक्ट तो कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन क्या पूरा का पूरा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी? ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एलोकेशन करे, किसका? टोटल अमाउंट का जो इनकम टैक्स से प्राप्त हुआ है, किसके बीच में एलोकेशन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट और अपने बीच में बंटवारा, आप एक तरह से कह सकते हैं। चलिए, आगे बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को चार्ज करने के लिए कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? कुछ आधारभूत
सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला सिद्धांत ये है, याद रखिएगा, कि इनकम टैक्स डेली, वीकली या मंथली चार्ज नहीं होता है। इनकम टैक्स हमेशा एनुअली चार्ज होता है। तो इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स ऑफ इनकम। याद रखिएगा, इनकम टैक्स हमेशा एनुअली चार्ज होता है, इसलिए इनकम टैक्स को एनुअल टैक्स ऑन इनकम कहा जाता है। दूसरी चीज़, इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर फाइनेंस एक्ट। मतलब आपने कमाया पैसा पिछले साल, टैक्स लगेगा इस साल, क्योंकि ये साल है असेसमेंट ईयर। इस साल में आपके पिछले साल के इनकम को एसेस किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि आपने पिछले साल में कितना इनकम कमाया और कहाँ कहाँ से कमाया। और उसके बाद से जो करंट फाइनेंस एक्ट होगा, जो हिंदुस्तान का वर्तमान का फाइनेंस एक्ट होगा, उसके हिसाब से आप पे टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है, टैक्स रेट इज़ फिक्स्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये भी याद रखिएगा कि हिंदुस्तान में हर साल कौन से इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, क्या टैक्स रेट होगा, ये हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट तैयार करता है, जो हर साल हिंदुस्तान में पास किया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला प्रिंसिपल है, टैक्स इज चार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। मैं आपको पहले ही बताया था कि टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे चार्ज किया जाता है। याद रखिएगा, टैक्स कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम या नेट इनकम पे चार्ज नहीं किया जाता है, टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे चार्ज किया जाता है। अब ये टोटल इनकम निकलता कैसे है, इसका भी हम लोग प्रोसीजर देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, द टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस इंसान के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं वो इंसान किस देश का रेसिडेंट है। तो इम्पॉर्टेंट क्या, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो टोटल इनकम जो कैलकुलेट होगा वो किसी भी इंसान के रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे होगा। किसके बेसिस पे होगा? किसी भी इंसान के रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे होगा। अब आप कहेंगे सर ये रेसिडेंट क्या कौन होता है? तो रेसिडेंट मतलब मोटा मोटा आप समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो हिंदुस्तान में 182 डेज से ज़्यादा स्टे किया है, उसको हम रेसिडेंट कहते हैं। वास्तव में रेसिडेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉन रेसिडेंट, एक होता है रेसिडेंट। अब इस रेसिडेंट में भी दो प्रकार हो जाते हैं, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और एक होता है नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब ये क्या होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए लास्ट, आई थिंक सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपका, बेसिस ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को चार्ज करने का आधार क्या होता है? तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए, इनकम टैक्स को चार्ज करने से पहले आपको इनकम, जो भी इंसान इनकम कमा रहा है, जो भी पर्सन इनकम कमा रहा है, उसके कमाए गए इनकम को 5 हेड्स में क्लासीफाई करना होता है। कितने हेड्स में? 5 हेड्स में क्लासीफाई करना होता है। कौन कौन सा है? पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक सोर्स से नहीं मल्टीपल सोर्सेज से इनकम कमाते हैं, इसीलिए इनकम को क्लासीफाई किया गया 5 हेड्स में। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन्स, और जो इन चारों में से नहीं आएगा वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब इनकम को क्लासीफाई किया गया 5 अलग अलग हेड्स में। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन्स एंड पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए आगे बात करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि इनकम टैक्स को चार्ज करने के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनकम टैक्स को चार्ज करने के लिए कौन कौन से इनकम के हेड्स बनाने पड़ेंगे आपको। अब हमको ये देखना है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। तो अगर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको जो इनकम है किसी भी पर्सन का, उसको 5 हेड्स में क्लासीफाई करना होता है। कौन कौन से 5 हेड हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, इसके अलावा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और लास्ट वाला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबसे पहला स्टेप में आपको करना होता है क्या? इनकम को 5 हेड्स में क्लासीफाई करना होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको डिडक्ट करना होता है डिडक्शंस को जो हर हेड में दी गई हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। हर एक हेड में कुछ पर्टिकुलर डिडक्शंस होती हैं।
तो अगर आपने पांचों हेड्स को क्लासीफाई कर लिया है और आपने पांचों हेड्स की इनकम लिख ली है, उसके बाद आपका काम होता है क्या? उसके बाद आपका काम होता है कि आप हर हेड में, ईच हेड में जो भी डिडक्शंस हैं उनको आप माइनस करें, डिडक्ट करें। और डिडक्शंस को माइनस करने के बाद, मतलब एग्जांपल क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी में से जो डिडक्शन होगी उसको माइनस कर देंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से जो डिडक्शन होगी उसको माइनस कर देंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में से डिडक्शन होगी उसको माइनस कर देंगे। ऐसे सारे ही हेड्स में से जो भी डिडक्शंस होंगे, डिडक्शंस मतलब छूट आप कह सकते हैं, उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद ये माइनस वगैरह करने के बाद जो बैलेंस आपका बचेगा उसको हम कहेंगे एसेसेबल इनकम। क्या कहेंगे? एसेसेबल इनकम। और ये जो एसेसेबल इनकम होगा वो हर हेड का होगा। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में से डिडक्शन को माइनस किए तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी का एसेसेबल इनकम निकल गया। ऐसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी एसेसेबल इनकम निकल जाएगा। ऐसे करके आपको हर हेड का एसेसेबल इनकम निकाल लेना होता है। जब आप हर हेड का एसेसेबल इनकम निकाल लेते हैं तो आपको सारे हेड के एसेसेबल इनकम को जोड़ना होता है। ऐड द टोटल एसेसेबल इनकम ऑफ ईच हेड विच इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम। आपका हर हेड का जो एसेसेबल इनकम है उसको आप जोड़ेंगे। जब आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। और ये जो ग्रॉस टोटल इनकम होगा इसमें से आपको फिर से माइनस करना पड़ेगा क्या? डिडक्शंस। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? सम ऑफ ऑल द एसेसेबल इनकम। जो भी एसेसेबल इनकम हम लोग निकाले थे डिफरेंट हेड्स के अंदर, उसको हम सबको जोड़ दिए तो हमारा बन गया क्या? ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसमें से भी आपको डिडक्शंस को माइनस करना होता है। कौन सी डिडक्शंस को माइनस करेंगे? जो सेक्शन नंबर 80C टू सेक्शन नंबर 80U तक दी गई हैं। जो सेक्शन नंबर 80C से 80U तक डिडक्शंस दी गई हैं आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसमें से उसको आप माइनस करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम में से। जब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से ये सारी डिडक्शंस को माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों टोटल इनकम। और यही तो वो इनकम है जिस पे हम इनकम टैक्स चार्ज करने वाले हैं। ठीक है। सो द टोटल इनकम, so the total amount of income tax payable shall be calculated on total income as per rate prescribed by the annual finance act। मतलब हमने अब निकाल लिया टोटल इनकम और इस टोटल इनकम पे अब हम निकालेंगे टैक्स। कैसे निकालेंगे टैक्स? इस साल का जो एनुअल फाइनेंस एक्ट है उसमें जो भी रेट स्पेसिफाई किया गया है टैक्स का, उस रेट पे हम टैक्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है। और हम फाइनली अपना टैक्स निकाल लेंगे। सो स्टूडेंट, ये था आपका छोटा सा लेक्चर, एक तरह से वन शॉट रिवीजन, जिसमें हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। चलिए, सो स्टूडेंट्स, बड़ा ही बेसिक सा लेक्चर था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। दैट्स इट। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो कंप्लीट प्रिपरेशन करें तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप जाइए सारथी को ज्वाइन करिए। सारथी को ज्वाइन करने के लिए टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए। और एक चीज़ और, जो भी बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारा लिंक, सारथी फॉर बीकॉम 4th सेमेस्टर का। तो जो भी स्टूडेंट सारथी फॉर बीकॉम 4th सेमेस्टर के व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करेंगे, अपने आप वो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे आपके सारथी के लाइव क्लास में। सारथी में आपको पता होगा डेली लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और डेली लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियोज़ आएँ, MCQ के वीडियोज़ आएँ और भी सब्जेक्ट के वीडियोज़ आएँ, जैसे थियरी के वीडियोज़ आज रिकॉर्ड किए गए हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपको किस किस सब्जेक्ट का और वीडियो चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा।